रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें सच और विश्वास हो। लेकिन जब सच्चाई छुपाई जाए तो दिलों में दूरियां बढ़ने लगती है। कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखों के सामने है। असली सच तो तब सामने आता है जब सच्चाई का पर्दा उठता है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, सच्चाई का पर्दा। सुबह सुबह शारदा देवी ने अपने बेटे अमित को आवाज दी। अमित बेटा, सुनो, तुम्हारी ममेरी बहन ऋतु कुछ महीनों के लिए हमारे घर रहने आ रही है। उसके घर में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वो और उसका पति अभिषेक यहीं रहेंगे। ऋतु यहीं से अपने ऑफिस जाया करेगी। ये सुनते ही अमित की पत्नी नेहा, जो रसोई में चाय बना रही थी, चौंक गई। उसकी आंखें अनायास चौड़ी हो गई। हाथों में छलकती चाय के साथ उसने मन ही मन सोचा, ओह, अब शुरू होंगे रोज के नए झंझट। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ही है मां, पापा के जाने के बाद घर बड़ा खाली खाली लगता है। कुछ दिन बहन साथ रहेगी तो रौनक बढ़ जाएगी। मगर नेहा का चेहरा उतर गया जब सास शारदा देवी ने कहा, बहू, मेहमान वाला कमरा झाड़ पोंछ कर साफ कर देना और शाम तक तैयार कर लेना। और सुन, दामाद जी का टिफिन रोज सुबह पैक करके दे दिया करना। नेहा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी जी, मैं तो घुटनों के दर्द से जूझ रही हूं। ऑपरेशन के बाद भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाती। ऊपर से अमित के बिजनेस में भी घाटा चल रहा है। खर्चा पानी भी संभालना मुश्किल हो रहा है। अब जीजा जी की शौकीन खाने की आदतें कौन झेलेगा? शारदा देवी का चेहरा तमतमा उठा। बस, मेरी बहन की बेटी के आते ही तुझे दर्द याद आ गया? तेरे ऑपरेशन में खर्च किया, लेकिन आज तक तू ठीक नहीं हुई। और अभिषेक दामाद के खाने की चिंता मत कर, वो जैसा कहेंगे वैसा ही बनेगा। समझी? अमित ने भी धीरे से कहा, मां, नेहा सही तो कह रही है, थोड़ा समझा दो ऋतु को। मगर शारदा देवी ने डांटकर कहा, तू भी बीवी का पक्ष लेने लगा? भूल गया, तेरे पापा के जाने के बाद ऋतु ने ही घर का खर्चा संभाला था। नेहा चुप रह गई, मगर मन में लावा खौल रहा था। शाम होते होते ऋतु और अभिषेक आ गए। शारदा देवी खुशी से झूम उठीं। अरे दामाद जी, आपका तो हमारे घर में रहना ही सौभाग्य है। अभिषेक ने आते ही कहा, नेहा जी, जरा पकोड़े बना दीजिए। पिछली बार जो पालक के पकोड़े खाए थे, अभी तक स्वाद जुबान पर है। नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई, मगर भीतर ही भीतर बड़बड़ा रही थी। लो, शुरू हो गई मांगे। कुछ देर बाद जब पकोड़े और चाय लेकर वह आई तो ऋतु ने ताना मारा, भाभी, लगता है आपका वजन बढ़ गया है। देखो मुझे, हर रोज पैदल ऑफिस जाती हूं, फिट भी रहती हूं। नेहा ने संयम से जवाब दिया, दीदी, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा चलने फिरने से मना किया है, वरना ऑपरेशन खराब हो जाएगा। ऋतु ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन खाना तो तुम्हारे हाथ का ही चाहिए। और हां, कल से हमारा टिफिन भी तैयार कर देना, हम यहीं से ऑफिस जाएंगे। नेहा का खून खौल उठा, मगर चुप रह गई। रात में जब ऋतु अपने कमरे में गई तो बोली, मम्मी, यहां तो बहुत गर्मी है, ऐसी लगवाना पड़ेगा। तब तक मैं भाभी के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूं। अभिषेक भी तुरंत बोला, हाँ मम्मी जी, मुझे तो बिना ऐसी नींद नहीं आती। शारदा देवी ने हामी भर दी और अगले ही पल ऋतु अपना सामान नेहा के कमरे में ले आई। नेहा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, मम्मी जी, ये घर मेरा भी है, आप मेरी तकलीफ नहीं देखती। दीदी को ननंद या देवरानी के घर जाना था, यहां क्यों आ गई? शारदा देवी गुस्से से कांपने लगी और नेहा के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर उंगली उठाने की? नेहा आंखों में आंसू लिए ऊपर चली गई। उस रात नेहा रसोई में छोले भिगोने गई तो उसने अंदर से ऋतु और अभिषेक की बातचीत सुनी। ऋतु कह रही थी, अभिषेक, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती हमें यही रहना होगा, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि तुम बेरोजगार हो। मम्मी से कह दो कि मरम्मत का बहाना है, रोज टिफिन लेकर ऑफिस का नाटक कर लो और दोपहर को वापस आ जाना, किसी को शक नहीं होगा। नेहा सुनकर स्तब्ध रह गई। अगली सुबह
सुबह नेहा दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर ही रही। अभिषेक बोला, अमित, तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन बेकार गया। हमारे रहते ही इसे दर्द हो गया। ऋतु ने भी ताना मारा, भाभी, आप नाटक मत करो, हमें तो खाना और टिफिन चाहिए ही। तभी शारदा देवी गरज कर बोली, बहू, अगर इतना ही दर्द है तो अपने मायके चली जा। ये घर मेरी बेटी का भी है। नेहा गुस्से से बोली, माँ जी, रोज रोज मायके भेजने की धमकी देना बंद कीजिए। ये मेरा घर भी है। दीदी जानती थी कि यहां ऐसी नहीं है और मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, फिर भी यहां अधमकी। सच तो यह है कि अपने खर्च बचाने को आई है, वरना मुफ्त में भाई के घर क्यों टिकती। ऋतु तिलमिला गई, अमित, अपनी बीवी को संभालो, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। अमित ने पहली बार डटकर कहा, दीदी, अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो मैंने भी आपकी शादी में अपनी जान लगा दी थी। अब एहसान मत जताइए, और टिफिन आप खुद भी बना सकती है। ऋतु और अभिषेक गुस्से से भर उठे। इतने में अमित का फोन बजा। दूसरी और ऋतु की देवरानी थी। भैया, हम ऋतु दीदी के घर आए हैं, यहां तो कोई काम नहीं चल रहा। घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से ऋतु की ओर देखा। दीदी, आप झूठ क्यों बोली? आपको मालूम था कि मैं घाटे में हूं, फिर भी बोझ बनने चली आई। नेहा ने तुरंत कहा, अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो ये भी सुन लो। मैंने कल रात इन्हें खुद सुना। जीजा जी की नौकरी चली गई है और ये दोनों यहां मुफ्त में रहना चाहते हैं। नाटक कर रहे हैं ताकि किसी को पता न चले। अमित तिलमिला उठा, दीदी, आप भाई बहन के रिश्ते में दरार खुद डाल रही है। और मां, आपने भी बिना सोचे मेरी पत्नी को गलत ठहराया। अब मैं और नेहा यहां से जा रहे हैं। आप अपनी बेटी और दामाद के साथ रहिए। ये सुनकर शारदा देवी सन्न रह गई। अमित और नेहा अपना सामान लेकर निकल गए। जाते जाते अमित बोला, मां, सोचिए, आपका बेटा भी मुश्किल में है और दामाद भी। अब समझदारी आप पर है कि किसका साथ दे। कुछ देर बाद ऋतु और अभिषेक भी शर्मिंदा होकर वहां से निकल गए। 2 दिन बाद शारदा देवी ने रोते हुए अमित को फोन किया, बेटा, मैंने बहू को बहुत सताया। अब समझ में आया कि वो सही थी। नेहा को मना कर घर ले आओ। नेहा भी अपनी गृहस्थी बचाने की खातिर वापस आ गई, मगर अब वो सास की आंखों में एक अलग सम्मान देख सकती थी।